बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेंस को लेके ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस स्टडी की, दूसरे लेक्चर में हमने कैनोनिकल फॉर्म्स को स्टडी किया। आज हम उन कैनोनिकल फॉर्म्स की कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। याद रखें, किसी भी कैनोनिकल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है उसकी एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी से कनेक्टेड है। और कोई भी कैनोनिकल फॉर्म अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में किस हद तक कंट्रीब्यूट करती है, ये ना सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंट है बल्कि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है। रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी एनर्जी अपनी तमाम कैनोनिकल फॉर्म से कम होती है। अल्टीमेटली सबसे जो लेस एनर्जेटिक है वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, और तमाम की तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स की जो एनर्जी है वो रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा होगी। बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपेयर टू देयर कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और सबसे लेस एनर्जेटिक होगी। तो ऐसी तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स जिनकी एनर्जी कम होगी, मतलब क्लोज़र टू द रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जो लेस एनर्जेटिक कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं। सो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। जो कैनोनिकल फॉर्म लेस एनर्जेटिक होगी वो मोर स्टेबल होगी और मोर कंट्रीब्यूशन उसकी होगी टुवर्ड्स इट्स रियल स्ट्रक्चर। तो कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ हमारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह की जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और किस तरह की कैनोनिकल फॉर्म जो है उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती है टुवर्ड्स देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो हम पहली कंट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। कंट्रीब्यूशन का जो लॉ है या जो रूल है वो है ग्रेटर कोवलेंट बॉन्ड्स ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी और ग्रेटर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन। यानी किसी स्ट्रक्चर में जितने कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए। अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइन की एग्ज़ाम्पल को लें, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, और बाकी सब कोवलेंट बॉन्ड तो 1 2 3 3 सिग्मा है और 2 पाई हैं। बाकी इनके अलावा हाइड्रोजन के अलावा ये है कार्बन के दरमियान। अदरवाइज़ सिग्मा इसमें होंगे 3, ये 5 6 7 और 2 9 सिग्मा होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको फॉर्मल चार्जेस नज़र आ रहे हैं, इट इज़ विदाउट एनी चार्ज। सो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज नहीं होता, ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और जो ज़्यादा स्टेबल होंगी उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर रियल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी। सो दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल एंड इट विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। सेकेंड जो रूल है, ऐसी स्ट्रक्चर जो अभी इसी को लेके मैं इसमें ये ऊपर वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो भी कोट कर सकता हूँ। ऐसी तमाम स्ट्रक्चर जिनमें फॉर्मल चार्ज नहीं होते वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल चार्जेस। मेरे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कोई फॉर्मल चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस बॉन्ड को, इस लॉन पेयर को इधर डोनेट कर दिया जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में आपको कोई फॉर्मल चार्ज नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर हैविंग नो फॉर्मल चार्जेस आर मोर स्टेबल कंपेयर टू द कैनोनिकल फॉर्म्स हैविंग फॉर्मल चार्जेस। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और अब अगर आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें दोनों में चार्जेस होंगे, अगर तो 2 ऐसी स्ट्रक्चर जिनमें एक में चार्ज है एक में चार्ज नहीं, तो जिसमें चार्ज नहीं वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए, ऐसी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स हो कि दोनों में ही फॉर्मल चार्ज आपको नज़र आए, तो उनमें से
जो ज़्यादा स्टेबल है उसको चूज़ करने के लिए आपको ये देखना होता है कि दोनों चार्जेस के दरमियान का स्पेस कितना बड़ा है, सेपरेशन कितनी बड़ी है। इस स्ट्रक्चर में देखें ये सेपरेशन बहुत छोटी है, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो अगर इस चार्ज को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, अगर इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो इस पे प्लस आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है जबकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो गई, तो इसलिए जो लेस सेपरेशन वाली होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द मोर स्पेस। चौथा जो पॉइंट है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मौजूद है किसी एटम के ऊपर, अगर वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि उस ज़्यादा एबिलिटी रखता है उसको स्टेबलाइज करने की अपने ऊपर, तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू एनी स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे इस एग्जांपल से मैं आपको कोट कर देता हूँ, ये एग्जांपल कोट करता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए और यहाँ पे, तो अब के बार ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो मेरे पास दो ऐसे केसेस हैं जिसमें दोनों कैनोनिकल फॉर्म है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। तो पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, अब के बाद नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन, सो देयरफॉर दिस कैनोनिकल फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगी, सो दिस स्ट्रक्चर इज़ मोर कंट्रीब्यूटिंग एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। लास्ट है पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स के रिलेटेड। अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हों, उनकी कंट्रीब्यूशन भी इक्विवेलेंट होगी। मसलन ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, अगर इसी डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन दोनों पे एक ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सेपरेशन को कोई इशू नहीं, डबल बॉन्ड भी इक्वल हैं, चार्जेस भी इक्वल हैं, डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं। सो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रियल स्ट्रक्चर एक जैसी होगी। सो ये हमने 5 रूल्स जो हैं वो स्टडी किए हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स टुवर्ड्स रियल स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड पे। अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबल है, तो आप उसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। अभी मैंने आपको एक रूल बताया है, जब भी आप स्टेबिलिटी फाइंड करने जाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर की, कैनोनिकल फॉर्म की या रेजोनेंस हाइब्रिड की, आपको देखना होगा उसकी एनर्जी कितनी है। सो जितनी एनर्जी लो होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक और रूल जो किसी भी कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी को डिज़ाइन करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी को डिज़ाइन करता है, वो ये है कि आपके पास उस रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कितनी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। एक रेजोनेंस, जैसे बेंजीन के अंदर 5 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं जो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करती हैं, 2 कैपुल के 3 डाइवर्ट के। सो यहाँ पे मैं आपको एक नेफ्थलीन और एंथ्रासीन की एग्जांपल से समझाता हूँ, और याद रखें ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें कैनोनिकल फॉर्म्स की तादाद ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती हैं, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड वो कहलाती हैं। मसलन अगर मुझे कंपैरिजन करना हो बिटवीन फेनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन, तो हमारे पास बाय द वे ऐसा कोई पैमाना नहीं माँ सिवाय रेजोनेंस एनर्जी के। रेजोनेंस एनर्जी अच्छे से एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी को, लेकिन अगर हम नंबर की बेस पे बात करें तो जिसके पास नंबर ऑफ़ कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो फेनेंथ्रीन के पास रेजोनेंस हाइब्रिड जो हैं, उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो 5 हैं, जबकि एंथ्रासीन में 4 हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर फेनेंथ्रीन की है और ये एंथ्रासीन की है, इसमें 4 हैं, फेनेंथ्रीन में 5 हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड होगी और ये लेस स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इसमें जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं
वो सिर्फ अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन है इसके डिफरेंस की वजह से हमें ये कैनोनिकल फॉर्म नज़र आ रही है। फिनंथ्रीन में ज़्यादा डीलोकलाइजेशन मुमकिन होती है तो ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म बन जाती है। एंथ्रासीन में एज़ कम्पेयर टू फिनंथ्रीन कम डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन चांसेस कम है, डीलोकलाइजेशन प्लेसेस कम है, इस वजह से इसकी कैनोनिकल फॉर्म कम बनती हैं। देयरफॉर द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एंथ्रासीन इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनंथ्रीन। यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये ऊपर की एग्जांपल जो आपको एसिटिक एसिड नज़र आ रहा है, नीचे एसीटेट आयन है। तो गौर करें, अगर ऑक्सीजन के स्पेयर को यहाँ पे डोनेट किया जाए और ये यहाँ पे चला जाए तो मेरे पास इसकी सेकंड कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ये जो दोनों कैनोनिकल फॉर्म है वो एक जैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ा है, जिसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होता है, जिसमें फॉर्मल चार्ज आ जाए वो लेस कंट्रीब्यूटिंग है। तो इसमें देखिए कोई फॉर्मल चार्ज नज़र नहीं आ रहा, जबकि इसमें आपको दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं, प्लस और माइनस। इसका मतलब ये हुआ दिस कैनोनिकल फॉर्म इज़ मोर कंट्रीब्यूटिंग एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब अगर मैं एसीटेट आयन की बात करूँ तो इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये आपको एसीटेट आयन मिलेगा। ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर। अगर गौर करें इन दोनों में एक डबल बॉन्ड और एक जगह पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज दोनों दफ़ा ही ऑक्सीजन पे, एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म इक्विवेलेंट हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन इक्वल होगी, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल है। यहाँ पे एक कैनोनिकल फॉर्म की कंट्रीब्यूशन के कम होने की वजह से ओवरऑल अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जो एसीटेट आयन है इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। यही वजह है एसिटिक एसिड बहुत जल्दी अपने एच को रिलीज़ करके एसीटेट आयन में एसीटेट आयन अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एसीटेट आयन रेजोनेंस हाइब्रिड की शक्ल में ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड। सो बाकी मज़ीद स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड को स्टडी करने के लिए ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि आप नंबर ऑफ़ कैनोनिकल फॉर्म्स को गिनें, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन याद रखें अगर आप क्वांटिटिवली किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबलाइजेशन को देखने जाएंगे तो आप नंबर ऑफ़ कैनोनिकल फॉर्म को काउंट करने की बजाय उनकी रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो जो रेजोनेंस एनर्जी का आर्टिकल है वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट होगा। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।